हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री में। आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन की प्रतिस्पर्धा के क्रम में, जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने इस बात का उल्लेख किया कि सर्वप्रथम पुर्तगाली, तत्पश्चात डच, फिर अंग्रेज, डेन और अंत में फ्रांसीसी आए। आज की टॉपिक है फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में आगमन और विस्तार। हालांकि फ्रांसीसी कंपनी भले ही 1664 में भारत आए, पर प्रारंभिक उद्देश्य इस कंपनी का भारत से व्यापार करना ही था। चूंकि यह कंपनी सरकारी कंपनी थी, इसलिए उसकी अपनी कुछ सीमाएं थी। अतः भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के क्रम में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का उल्लेख करेंगे। जब सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने यह सुझाव दिया कि अन्य यूरोपियन कंपनी की तरह यदि फ्रांसीसी कंपनी भारत से व्यापार करे तो फ्रांस को भारी मुनाफा हो सकता है। अतः लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से ही 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में जिस नाम से पुकारते थे वह था कंपनी देश इंदसे ओरिएंट लेस, जिसे सरल शब्दों में हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। फ्रांस की इन व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार मिला था और वित्तीय संसाधन प्राप्त था, यानी कुल मिलाकर के फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी का स्वरूप लेकर के भारत में व्यापार करने के लिए आया। इसलिए इसे व्यापारिक सरकारी कंपनी भी कहा जाता है। और यहाँ पर यह ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी कंपनी से भिन्न है, क्योंकि अंग्रेजी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी हो गई। 1667 ईस्वी में यानी 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक व्यापारिक अभियान दल भारत के लिए चल पड़ा, जो अगले वर्ष यानी कि 1668 ईस्वी में सूरत में पहुंचा और 1668 में सूरत में पहले व्यापारिक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। अगले वर्ष 1669 ईस्वी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से आज्ञा लिया और मुसलीपट्टनम में एक दूसरी फ्रेंच कंपनी की स्थापना की। तो यानी कि 1668 में पश्चिमी भारत में सूरत में पहली फ्रांसीसी कंपनी बन गई, तो 1669 में मुसलीपट्टनम में पूर्वी भारत में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हो गई। 1672 में एडमिरल डेलाहेल, जो जिनका कहीं कहीं नाम दालाहे मिलता है और कहीं कहीं डेलाहे मिलता है, ये गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त करते हैं और उनसे सेंट थोमी जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह को छीनने में सफल होते हैं। 1673 में फिर कंपनी के डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन ने बलीकुंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुरचरी नामक गांव ले लिया और यही पुर्दुचुरी बाद में पांडिचेरी बनकर के अस्तित्व में आता है। ये बात है 1672 ईस्वी की। 1673 ईस्वी में जब कंपनी के निर्देशक फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी नामक स्थान का एक निर्माण किया जाता है, तो 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को कुछ भूमि प्रदत्त कर दी, क्योंकि तब तक फ्रांसीसियों का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। 1690-92 में फ्रांसीसियों ने इसी सूबेदार शाइस्ता खान द्वारा प्राप्त कुछ भूमि पर चंद्रनगर की स्थापना कर डाली और यहाँ एक फ्रांसीसी कोठी खोल दिया। यह बात है 1674।
इस प्रकार हम देखते हैं कि 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से जो पांडिचेरी छीन लिया, लेकिन 1697 में एक रिजविक की संधि हो गई, जिनमें पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह 1701 आते आते पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया, जो फ्रांसीसी मामलों के महानिदेशक मार्टिन को यहाँ पर सबसे पहले नियुक्त किया गया। बात है 1701 ईस्वी में। इस प्रकार पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कर डाला। हालांकि 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु होती है और 1707 में मार्टिन की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फ्रांसीसी व्यापार में थोड़ी गिरावट शुरू होती है और इस तरह से थोड़े दिनों तक चलता रहता है। अंततः इस फ्रांसीसी कंपनी में उछाल तब आता है जब 1731 ईस्वी में चंद्रनगर प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति कर दी जाती है और डुप्ले की नियुक्ति करने के साथ ही फ्रांसीसी कंपनी का एक बार पुनः उद्धार हो गया, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी का प्रगति और व्यापार भारत में तेजी के साथ आगे बढ़ा। और इसी क्रम में जब वो अंग्रेजों से टकराया तो उसे हम अगले अंक में कर्नाटक युद्ध के नाम से, जो लगभग 3 युद्ध हुए, व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।